लेक्चर नंबर ओके पेज 230 के टॉप पे आए। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल करता है ये हम देखने लगे। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल करता है आप लोगों ने बुक से देखना है, मैं आपको इधर बताऊंगा। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में देखें, पहली चीज क्या लिखी हुई है पब्लिक कंपनी के, दूसरी चीज वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, तीसरी चीज मुदारबा सर्टिफिकेट्स, पेज नंबर 230। चौथी चीज क्या लिखी हुई है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, पांचवी चीज क्या लिखी हुई है डेट सिक्योरिटीज, छठी चीज क्या लिखी हुई है ये एक मिनट तक जब इधर देखे ना क्या हो रहा है ये लास्ट भाई, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर पास करने आप लोग आपस में बातें हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और आखिरी चीज क्या लिखी हुई है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। एक आधा मिनट लगाएं इन नामों को याद करें जरा। पब्लिक कंपनी के शेयर्स, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, और अभी भी लास्ट में बातें चल रही है मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अगर आपके घर के अंदर कोई चीनी जापानी आ जाएं तो 4 दिन तो आपको उनके नाम ही समझ नहीं आएंगे, चीन को बुला रहे होंगे चौंग आ रहा होगा। तो ये अजीब अजीब से नाम है। जब बच्चों ने ज्यादा रिक्वेस्ट की आईकैप को कि हमें इनके नामों का मतलब आना चाहिए वरना हमसे ये नाम याद नहीं हो रहे, तो आईकैप ने कहा अच्छा चलो ठीक है, डेट सिक्योरिटीज को मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूं। आईकैप ने कहा ठीक है, डेट सिक्योरिटीज को आपके लिए मैं डिफाइन कर देता हूं। पहले जरा देखते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या आता है? सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब अगर किसी को ज्यादा शौक चढ़ा तो उसने कहा जी ये चीजें क्या हैं, तो आईकैप ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूं कि डेट सिक्योरिटीज, अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है इन चीजों को समझने का और तुम्हारे दिमाग पे चढ़ी हुई है ये बात कि मुझे जो है वो जब तक बात अच्छी तरह समझ ना आ जाए मुझे याद नहीं हो सकती, तो मोहतरम आपके लिए मैं देने लगा हूं। आईकैप कहते हैं डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट सिक्योरिटीज मींस corporate debt securities such as term finance certificates, sukuk certified, sharia compliant bonds, registered bond, commercial paper, participation term certified, and all kinds of debt instruments issued by any Pakistani or foreign company registered in Pakistan, and government debt securities such as treasury bills, federal investment bonds, foreign currency bonds, government papers, municipal bonds, infrastructure bonds, and all kinds of debt instruments issued by federal government, provincial governments. आईकैप ने कहा भाईजान होन आराम है, अब आराम है आपको। उन्होंने कहा नहीं अब आराम नहीं है, हमें कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी चाहिए, हमें टीएफसी की डेफिनेशन भी चाहिए, हमें सुकूक सर्टिफाइड शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन भी चाहिए। आईकैप ने कहा नहीं वो आ गई तो तुम लोगों ने भाग जाना है। तो मोहतरम ये अल्फाज हैं, हमने अल्फाज की हद तक इनको याद करना है। जैसे कुछ बच्चों को अभी तक फोलियो नहीं पता, लेकिन हमने कॉइन के साथ फोलियो कहीं पढ़ा था, अब वो पता नहीं है लेकिन याद है, लेकिन पूछा भी नहीं, लेकिन रिलैक्स भी है। उसी तरह यहाँ कोई 25 किस्म के फोलियो हैं, तो इनको बस नाम की हद तक याद करना है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो शुक्र है इसने आगे कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ की और सुकूक सर्टिफाइड शरिया बॉन्ड्स की डेफिनेशन नहीं डाली, अगर इनकी भी डेफिनेशन डाल देता तो हम इस वक्त कहीं और होते। ओके, तो ये कुछ नाम है भाईजान आपने याद करने हैं। डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आ गई, एक और डेफिनेशन आईकैप ने डाल दी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की इसको समझ लेते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को पीटीसीएल यूफोन का भी बाप है, यानी अंदर की बात यह है कि पीटीसीएल ने यूफोन को बाय किया हुआ है और पीटीसीएल ने शायद 80-90% शेयर्स यूफोन के बाय किए हुए हैं। अब आपको पता है अगर जरदारी मजबूत होगा तो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे लगा होगा बिलावल, ऑटोमेटिकली बिलावल भी मजबूत हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो है वो शहबाज शरीफ मजबूत होगा तो ऑटो पे लगा होगा हमजा शहबाज। मरियम तो भतीजी है, पहले बेटे को तो कर ले मजबूत। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमजा शहबाज भी मजबूत हो जाएगा। तो इसी तरह पीटीसीएल ने किसके शेयर खरीदे हुए हैं? यूफोन के। और ये हकीकत है, यूफोन असल में पीटीसीएल की है, तो पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं। अब अगर पीटीसीएल के शेयर की मार्केट में प्राइस बढ़ती है, यानी पीटीसीएल पे लोगों का एतमाद बढ़ता है,
तो बाय डिफॉल्ट लोगों का एतमाद यूफोन पे भी बढ़ेगा, क्योंकि यूफोन अपने शेयर्स की कीमत डिराइव करेगी किससे? इसलिए यूफोन के शेयर्स को हम कहेंगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट। शेयर्स को डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहें या ईटेबल प्रोडक्ट कहें? डेरिवेटिव प्रोडक्ट। आज अम्मी लस्सी के साथ शेयर हो जाएं, किसके बेटा? अम्मी यूफोन के हो जाएं, हाथ होगी। ईटेबल प्रोडक्ट या डेरिवेटिव प्रोडक्ट? डेरिवेटिव का क्या मतलब है? जो अपनी कीमत दूसरे से क्या करें? डिराइव करें। नोट कर लें। तो यूफोन के शेयर्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये अपनी कीमत किससे डिराइव करेंगे? पीटीसीएल के शेयर्स से। पीटीसीएल के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो यूफोन के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। चलें जी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो अपनी कीमत दूसरे से डिराइव करती है। जैसे कई दफ़ा फ्रीज़र में दो चीज़ें पड़ी हों तो एक चीज़ खा रहे होते हैं, दूसरी का टेस्ट आ रहा होता है। समझ गए होंगे आप? तो वो उसने अपने असरात छोड़े होते हैं उसके ऊपर। नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में ऐसा? अजीब लोग हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पढ़ें जी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव आप भी साथ वाले की सोबत के असरात लेते हैं और कई दफ़ा छोड़ते भी हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मीन्स अ ईटेबल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट, नेक लोगों की सोबत में रहा करें। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मीन्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट से मुराद है, मिसाल के तौर पर बोले 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 यूफोन के शेयर्स which derives its value from PTCL के शेयर्स। अच्छा, आगे ये जरूरी नहीं है, मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हो यूफोन के शेयर, हो सकता है ना बेचे जाते हो, कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इंक्लूड्स डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लें, ये भी कोई डेफिनेशन है, लेकिन शुक्र है इसकी डेफिनेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये भी एक लफ्ज की हद तक आपने याद करना है, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बस एक लफ्ज सा याद कर लें जी। बिल्कुल याद हो गया आपको, तो मैं बाकियों की टेंशन ले रहा हूं। डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ प्रोडक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अदर सिक्योरिटी। अदर सिक्योरिटी से क्या मुराद है? पीटीसीएल के शेयर्स। हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हों और हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज में ना बेचे जाते हों। क्लियर? ओके। अच्छा जी, ये एक और लफ्ज़ याद कर लें, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये भी फॉल करते हैं किसकी डेफिनेशन में? सिक्योरिटी की। ये भी एक लफ्ज़ की हद तक याद कर लें, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके। अब भाईजान, सिक्योरिटी एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसमें किसके शेयर्स आते हैं? पब्लिक कंपनी के शेयर्स आते हैं, वाउचर्स ऑफ पीटीसी आते हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल आता है। ये सारी चीज़ें एक सफ़े होते हैं, जिस तरह शेयर सफ़े होते हैं। डेट सिक्योरिटीज़ आती हैं, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आता है, कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आती हैं। बस ये सारे नाम की हद तक आपने याद करने हैं। और फिर डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको पता है, हमने कोई अभी 6-7 बल्कि 15-20 किस्म की चीज़ें पढ़ी हैं डेट सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में। और डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो अपनी प्राइस दूसरे की प्राइस से डिराइव करे। डन? अच्छा, और एक और लफ्ज़ भी ऐड कर लिया हमने, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अच्छा, एक डेफिनेशन अलग से है इधर, डेट इज ऑफ बोनस शेयर्स। इसकी इधर कोई वैसे वजह नहीं बनती थी। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स की डेफिनेशन छोड़ें क्योंकि ये बता रहे बोनस शेयर में क्या आता है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए बोनस शेयर खुद क्या होता है। तो बोनस शेयर लिख लें, कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को नए शेयर तोहफे में देती है। कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को नए शेयर तोहफे में देती है, इसे कहते हैं बोनस शेयर्स। कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को
नए शेयर्स तोहफे में देती है। जी जी, ठंड लगे यार, ये अब मैं तुझे क्या कहूँ। ठीक है आपने, वैसे रात को बच्चे भी यही उठ के मामा को कहते हैं। कौन है, कौन था? अच्छा, ठंड लग रही है, विंग्स ऊपर करानी है। उस क्लास में कोई बैठा हुआ है भाई, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से बैठे हुए हैं? जी भाई आ जाएं, रिमोट लेके आ जाएं, रिमोट ले आए और एक दो बंदे ले आए, जल्दी करें। कितने प्यार से तूने, अच्छा जी। अच्छा, ये कंपनीज जो है ना, ये शेयर्स इशू करती हैं। जू आपको पता है टिकट्स देता है, जब आप जू को पैसे देते हैं तो जू क्या देता है आपको? टिकट। इस तरह कंपनी में जब आप पैसे जमा कराते हैं तो कंपनी क्या देती है? शेयर्स। और शेयर एक चीज, शेयर ना इस चीज का सबूत होता है कि आपने कंपनी में पैसे डाले हुए हैं। ठीक है, जल्दी तरह आ जाए आगे। ये आपने उधर से अगर फायर मारा तो उससे वो बोला ऐसी रुक जाए। कुछ लोग देख रहे हैं कि एसी का विंग कैसे ऊपर नीचे होता है, कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद कर रहे हैं। बस यही फर्क होता है, वो नरगिस जो होती रहती है हजारों साल। ओके जी भाईजान, बैग को छोड़ दें अब अपने हाथ से हाइब्रिड क्लास में, और बॉल पॉइंट पकड़ लें। बैग को छोड़ें अपने हाथ से, तीसरी रो। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। बॉल पॉइंट पकड़ें। कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है जब लोग घर से पैसे लाते हैं। और ट्रस्ट, मैंने कहा था, एक इदारा सा होता है जिसमें इंजमाम, वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक कहते हैं हमारे पास 2-2 करोड़ रुपए है, 6 करोड़ रुपया डालते हैं। कोई एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है भाईजान मैं आपका पैसा संभालूंगा। तो जब वो पैसा संभालने की जिम्मेदारी लेता है तो इस अरेंजमेंट का नाम हमने ट्रस्ट रखा था। इसमें शेयर्स नहीं दिए जाते, इसमें पैसे जब ये लोग इंजमाम वगैरह एक्सपर्ट को देते हैं तो एक्सपर्ट सबूत के तौर पे रसीद नहीं देता, एक्सपर्ट सबूत के तौर पे क्या दे देता है? कुछ यूनिट्स दे देता है। और कंपनी में जब आप पैसा डालते हैं तो कंपनी सबूत के तौर पे बोले क्या दे देती है? शेयर्स दे देती है। तो चाहे कंपनी शेयर्स देने के बाद, शेयर्स तो तब देगी ना जब आप पैसे देंगे, कंपनी शेयर्स देने के बाद में तोहफे में शेयर दे, वो भी बोनस शेयर है। और ट्रस्ट यूनिट्स पहली दफा देने के बाद में मुफ्त में यूनिट्स दे, वो भी बोनस शेयर हैं। तो बोनस शेयर की डेफिनेशन में बोनस शेयर भी आते हैं और बोनस यूनिट्स भी आते हैं। और ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बस ऐसे आपने याद। बोनस शेयर्स ऐसी बीच में आई कि काम की चीजें होती नहीं, डाल देते हैं। बोनस शेयर्स इंक्लूड्स द बोनस यूनिट्स इन अ यूनिट ट्रस्ट। तो लिख लें, कंपनीज शेयर देती हैं और ट्रस्ट क्या देता है? यूनिट्स। ओके और दूसरे जनरल बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ना देख के बैठा करें। एसी की हवा डायरेक्ट पड़ रही है, आप बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे, उसके मुताबिक शुरू से ही रो में बैठा करें एसी। अच्छा जी, तो ब्रॉड डेफिनेशन किसकी है जी? सिक्योरिटीज में एक डेफिनेशन किसकी है? डेट सिक्योरिटीज की। और दूसरी डेफिनेशन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। अगर ये सारी चीजें बेचें तो इनका बेचना, आपको पता है किन रेट्स पे टैक्स लगेगा? सेपरेट रेट्स पे। ये तो टेबल भी दूसरी क्लास को समझा दिया, वो आपसे आगे निकल गए हैं। और उनका ना सिलेबस भी आपसे पहले खत्म हो जाएगा। आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो रहा होगा मिसाल के तौर पे 10:30 बजे, उनका जो है वो 8:30 बजे खत्म हो जाएगा। जी मोहतरम, क्या फरमा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा जी, तो इनके ऊपर कौन से रेट लगेंगे सारी चीजों पे? 12.5% या टेबल 1 और 2? हाँ, टेबल 1 और 2 नहीं लगेगा। ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं आज, स्यापा प्रोग्राम, ये सारे स्यापे जो है इनके ऊपर कौन सा टेबल लगेगा? इसी सफे के एंड वाला टेबल लगेगा इन पे। क्लियर? ओके चलो यार, ये तो सारा रटा प्रोग्राम था। अब जरा काम की बातें शुरू हो रही हैं। 3B, कोई ये कंपनी है जो यहां पे इसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया हुआ था, और साल के दरमियान में जाके इसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया। बताएं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इस अरसे में कंपनी को कौन सी कंपनी कहेंगे? और इस अरसे में? डन।
इस अरसे में कंपनी को प्राइवेट कहेंगे, इस अरसे में कंपनी को पब्लिक कहेंगे। किसी बंदे ने शेयर खरीदे इस दिन और बेचे इस दिन, बता दें भाईजान ये जो शेयर्स बेचने पे गेन आया है ये सेक्शन 37 में जाएगा या सेक्शन 37A में जाएगा? हमने पढ़ा था सेक्शन 37 में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जाएंगे और 37A में पब्लिक कंपनी के शेयर जाएंगे। क्योंकि मैंने येलो लाइन के अंदर अंदर शेयर बिकवा दिए हैं तो इसलिए बोलें इन पे कौन सा सेक्शन लगेगा? 37 NOTE। नोट कर लें, NOTE का मतलब होता है अल्लाह आपके साथ लेके भाग लगाए, जल्दी से नोट करें। आप किस हद तक जा सकते हैं सीए के लिए? मोबाइल छोड़ सकते हैं? किस हद तक नहीं जा सकते? घर में वाईफाई डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं करवा। किस हद तक जा सकते हैं सीए के लिए? लाइट चले जाए मोमबत्ती जला के पढ़ सकते हैं? अपने इंजीनियर और डॉक्टर दोस्तों को कह सकते हैं कि भाईजान आप जो काम कर रहे हैं वो करें, हम इंशाल्लाह सीए के बाद आपसे मिलेंगे? नहीं कह सकते? अच्छा, ये दोस्त के साथ जुल्म होता है कि दोस्त किताब बंद करके जाता है और जब आप वो आके किताब खोलते हैं तो आपने छोटा सा करके आगे ये डाला होता है। उस जुल्म में ये उसका कॉन्सेप्ट बेचारे का गड़बड़ हो जाएगा। उसकी किताब पे ये ना लिख दीजिएगा छोटा सा करके 37A नहीं लगेगा। कौन सा सेक्शन लगेगा? 37 लगेगा। डन। चलें, अब देख रहे दूसरे की किताब की तरफ, शर्म नहीं आती? आप कह रहे होंगे आप खुद बता रहे हैं। अच्छा, तो 3B पढ़ें। अच्छा, ये आप लोग ये जब डायग्राम बनाते हैं तो साथ रेफरेंस के तौर पे 3B लिख भी लेते हैं साथ? वाह, बड़ी बात है यार ये तो। पढ़ें 3B। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी शेल बी कंसिडर्ड एज इफ सच कंपनी इज पब्लिक एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच। डिस्पोजल के वक्त ये कंपनी क्या थी? पब्लिक थी, प्राइवेट थी? तो बता दें इस कंपनी के शेयर्स को क्या कहा जाएगा? प्राइवेट। और इस गेन को कहां डाला जाएगा? लेकिन अगर ये बेचना यहां होता तो फिर कौन सा सेक्शन लगता? खरीदने की डेट को नहीं देखा जाएगा कि उस वक्त कंपनी क्या थी, बस किस डेट को देखा जाएगा? बेचने की। लेकिन फिलहाल आप वापस आ जाएं, हम क्या बात कर रहे थे कि कंपनी स्टिल क्या है? प्राइवेट। तो सोल्ड हमने इधर किया, हमारी तो ये मिसाल थी। ओके, चलें जी। पॉइंट 4, गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। का क्या मतलब है कि चैप्टर 4 इस पे नहीं लगेगा। चैप्टर 4 का कौन सा टेबल नहीं लगेगा? ना टेबल 1 लगेगा, ना टेबल 2 लगेगा, बल्कि इसके कौन से रेट्स अवेलेबल हैं? सेपरेट रेट्स अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5। वो अयाज नहीं होता था? अयाज ने ना लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेच दिए हैं। किस साल? 2020 में। कंपनी ए के शेयर बेचने पे क्या आया? गेन। और कंपनी बी के शेयर्स बेचने पे इतना बड़ा लॉसा आया कि वो छोटी सी गेनी को खा जाएगा या नहीं? जल्दी से सोच के बता दें। खा जाएगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कंपनी ए का गेन बोलें, कंपनी बी का लॉस 12,000। अब मुझे बता दें क्या 12,000 और 10,000 को आपस में माइनस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कल हमने किया था बल्कि। तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी कितना है? 12,000। किस साल आया है? इस साल, करंट ईयर। शेल बी माइनस, इसको माइनस कर लो अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी शेल बी बोले शेल बी माइनस ऑनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी कितना? शेल बी माइनस, लिखो यहां माइनस, सेट ऑफ के ऊपर माइनस,
लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी शेल बी माइनस ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम एनी अदर लॉस। देखें जरा, लॉस ऑन सिक्योरिटी शेल बी माइनस अगेंस्ट द गेन ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर? चलें आगे। अच्छा यार, कितना लॉस माइनस करना चाह रहे थे? 12। कितना माइनस हो सका? 10। कितना नहीं माइनस हो सका? कितना पानी जग से जाग रहे हैं? कितना पानी जग से उछल के बाहर आ गया? 2000 लीटर पानी उछल के जग से बाहर आ गया, क्योंकि टैंकी में इतनी जान ही नहीं थी, मोटर लीक कर गई, तो ये 2000 का पानी बाहर आ गया। इस 2000 के लॉस को, इस 2000 के लॉस को, ये 2000 का लॉस आया कब है? 2020 में। कितना लॉस है? इस 2000 के लॉस को 2021 में माइनस कर लें। 21 में हो सकता है कि प्रॉफिट आ जाए। 2000 के लॉस को 21 में माइनस करने की कोशिश करें, ना हो कोई मसला नहीं। 2022 में माइनस करने की कोशिश करें, ना हो कोई मसला नहीं। बसें आती रहेंगी, अगले दिन भी बस आ जाएगी, उस बस पे इसको बिठा दें, कोई नहीं, सवारी भेजनी है ना। अगले साल माइनस करने की कोशिश कर लें। लेकिन अगर 2023 तक भी माइनस ना हो सके तो 2024 में पड़ेगी चपेट, और इसका मतलब यह होगा कि अब आप इस लॉस को माइनस नहीं करते। मोहतरम, मैंने आपको यह कहा है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर अगले दिन सुबह आए तो उसको छित्तर पड़ेंगे। क्लियर? तो शाम जरा हमने लंबी कर ली अपनी, 3 सालों पे फैला दी शाम, जिंदगी की शाम 3 सालों पे फैला दी। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो ठीक है, अगर 3 साल भी ये लॉस माइनस ना हो सके तो 24 में जाके ये लॉस माइनस नहीं हो सकता। अब इन लॉसेस को न्यूमेरिकली हमने करना है जुलाई के महीने में। अभी तो चल रहा है अप्रैल का महीना, तो इसको जुलाई के महीने में लॉसेस के चैप्टर में इनको न्यूमेरिकली करेंगे। अभी तक मैंने जो बात करनी थी वो खत्म हो गई, और इसको नोट करने की भी कोई जरूरत नहीं। वो बात यहां से जरा पढ़ के देख लेते हैं। लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ, कितना है? डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ 2000। लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर कैन बी। ज़कात का मैंने बताया था वो नहीं कैरी फॉरवर्ड हो सकती, ज़कात माइनस होती थी, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द अगले 3 साल। हम किस साल में खड़े हैं? 20। अगले 3 कौन से होंगे? 21, 22 और 23। फर्स्ट रो में बहुत रिलैक्स बैठे हैं आप, रिलैक्स ही बैठे हैं, कोई मसला नहीं, हाथ हिला दें। अच्छा, आप ही को कह रहा हूं, ग्लासेस में। अच्छा, बहुत रिलैक्स बैठे हैं। अच्छा, खैर है, कोई मसला नहीं। लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अगले 3 साल फ्रॉम द ईयर इन विच द लॉस वॉज फर्स्ट। जिस साल लॉस आया उससे अगले 3 साल, यानी 20 में लॉस आया तो 21, 22 और 23। लेकिन यार याद रखिएगा, जब लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ना तो अगले साल ज्वेलरी में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि लॉस सिक्योरिटीज का है, तो सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज के गेन में से ही माइनस होगा। हाउएवर लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर सिक्योरिटी पे लॉस आ जाए, पहली कोशिश क्या करें? पहली कोशिश करें इसी साल माइनस कर लें। अगर इस साल माइनस ना हो सका तो फिर अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करें। अब ये 2 बातें हैं, 2 अलग अलग हैं। पहली बात सुन लें दोबारा, लॉस ऑन सिक्योरिटी जो इस साल आया ये माइनस कर लें किसी और सिक्योरिटी से इस साल। वो पता है क्या था? वो ये था 12,000 आया, इसको माइनस कर लें 10,000 से। ये पहली बात है। अब बात होने लगी है 2000 की। लॉस डेट हैज नॉट बीन माइनस, वो कितने? 2000। कैन बी, साथ वाले हो गए, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट 3 years फ्रॉम द ईयर इन विच इट वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड। लेकिन एक बात कहता है, याद रखना, जब लॉस आ जाएगा तो अगले सालों में फिर सिक्योरिटीज के गेन में से ही माइनस करना, और किसी चीज से माइनस नहीं करना। यानी ज्वेलरी या कॉइन के गेन में से माइनस ना कर रहे हो। अगले साल फिर लॉस आ जाए तो अगले साल अगर फिर लॉस आ जाए, यानी 20 में भी लॉस आ गया, 21 में भी लॉस आ गया, तो ये लॉसेस के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 20 का लॉस फिर अपने 3 साल आगे चलेगा, 21, 22, 23, और 21 में जो लॉस आएगा वो फिर 22, 23, 24। 21 का लॉस, 20 का लॉस 21, 22, 23 में चलेगा आगे, और 21 का लॉस 22, 23, 24 में चलेगा। हर लॉस की अपनी उम्र होगी।
हाँ अगर, लेकिन अगर आगे प्रॉफिट आए ना, फिर आपका दिल तो चाह रहा है बस में बैठे, आपका दिल तो चाह रहा है बस में बैठने को, लेकिन स्टैंड पे बस आ ही नहीं रही, दिल तो चाह रहा है जल्दी बैठे। चलें जी, क्लियर। अच्छा, घर में नए कपड़े भी पड़े होते हैं, ओल्ड भी पड़े होते हैं, और वेरी ओल्ड भी पड़े होते हैं, ठीक है जी। सिक्योरिटीज जो है ना, सिक्योरिटीज वो 3 किस्म की हैं। सिक्योरिटीज कितने किस्म की हैं? 3 किस्म की हैं। सिक्योरिटीज 3 किस्म की हैं। एक वो हैं जो आपने नई बाय की हैं, एक वो हैं जो आपने, यहां पे आप डेट्स तो नहीं पढ़े मेरे ऊपर, इधर देखें। एक वो हैं जो आपने क्या बाय की हैं, नई बाय की हैं। एक वो हैं जो आपने ओल्ड बाय की हैं, और एक वो हैं जो आपने वेरी ओल्ड बाय की हैं। जो आपने सिक्योरिटीज नई बाय की होंगी वो तो की आवाज आ रही होगी, वो उन पे से क्या आवाज आ रही होगी, ऐसे आवाज आ रही होगी। और जो आपने ओल्ड बाय की हैं उस पे आप कर रहे होंगे, उस तरह की आवाज नहीं आ रही होंगी। और जो आपने वेरी ओल्ड बाय की हैं वो तो गंदी हो चुकी होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके घर में जो शेयर्स हैं, आपके घर में जो शेयर्स हैं, ये पकड़ना, अच्छा, आपके घर में जो शेयर्स हैं, ये कर लो, ये कर लो, आपके घर में जो शेयर्स हैं वो कितने किस्म के हो सकते हैं? 3 किस्म के। रख लो इंशाल्लाह हमेशा के लिए, वो डालो जेब में, कसम से वो शेयर्स 3 किस्म के हो सकते हैं, नजर लग जाएगी। वो 3 किस्म के हैं। एक वो शेयर्स जो न्यू बाय किए हैं, एक वो शेयर्स जो, और वो कह रहे कल से मैं अभी इधर बैठूंगा यार, और भाई कंसेप्ट समझने पे फोकस कर। और एक वो शेयर हैं जो आपने कौन से बाय किए हैं, ओल्ड बाय किए हैं, और एक वो हैं जो वेरी ओल्ड बाय किए हैं। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बता दें, लॉ मेकर की नजर में वो शेयर नए बाय किए हुए समझे जाएंगे जो आपने यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे हैं। जो यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे हैं वो नए बाय किए हुए समझे जाएंगे, और जो आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं ऊपर वाले खाने में वो समझे जाएंगे आपने ओल्ड बाय किए हैं, यानी बिटवीन यकम जुलाई 13 एंड यकम जुलाई 16। और जो शेयर ऊपर पेटी के अंदर पड़े हुए हैं, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, वो समझे जाएंगे आपने वेरी ओल्ड बाय किए हुए हैं। और ये बड़े खस्ता हाल हो चुके होंगे, फरनाइल की स्मेल आ रही होगी इनमें से, ये आपने बाय किए होंगे बिफोर यकम जुलाई 13, ये दादाजी के जमाने के आपने बाय किए होंगे। अब लॉ मेकर ये कह रहा है कि भाईजान अगर आप बहुत पुराने शेयर बेच दो तो इन पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, और अगर आप नए वाले शेयर खरीद के बेच दो तो इन पे मैं टैक्स लगाऊंगा 12.5%। इस कैटेगरी की मैं बाद में आपसे बात करता हूं, पहले 1 मिनट के लिए मुझे यह बता दें कि कल जो हमने सिक्योरिटीज के लिए रूल है, ये सेक्शन 37 के लिए नहीं है, कल जो हमने सवाल किया था इसमें डेट ऑफ परचेज जरा बताएं क्या है। 18 जुलाई 16, तो क्या ये यकम जुलाई 16 के बाद है? वो बोले 20 मई 17, क्या ये यकम जुलाई 16 के बाद है? इसका मतलब है इसको डब्बे में डाल के, ये डेट ऑफ परचेज है ना, इसको डब्बे में डाल के हम कहेंगे न्यू शेयर्स। ये कड़कते हुए नोट, कौन से शेयर्स? न्यू शेयर्स। और न्यू शेयर्स पर जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो कल मैंने आपको बता दिया था, वो कितने परसेंट है? 12.5%। तो ये जरा नोट कर लें कल वाली एग्जांपल के साथ। शेयर्स 3 किस्म के हैं, किस बुनियाद पर डिसाइड होगा नए हैं या पुराने हैं? बेचने की तारीख की बुनियाद पर या खरीदने की? खरीदने की तारीख की बुनियाद पर। नोट कर लें भाई, ये देख लेना, नए किसे कहते हैं? नए किसे कहते हैं बताएं जरा, जो कब के बाद खरीदे हैं? यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे हैं। ये देख लें, ये दोनों कब मैं खरीद रहा हूं? 18 जुलाई 16, और ये तो यकम जुलाई 16 के बाद ही खरीदे हैं। तो ये जो मैंने लिखा है आप लिख लें। क्या हुआ? तो खरीदने की तारीख की बुनियाद पर डिसाइड किया जाएगा कि नए हैं या पुराने हैं। अब नोट कर लें ये वाली बात। डब्बे के नीचे नोट कर लें पिछले सफे पे।
डब्बे में डब्बा, आपके साथ वाला, एक में एक या लाखों में एक? पढ़ रहे कोई नहीं? अच्छा, कुछ ऐसे भी साथ वाले होते हैं, पढ़ के लूट मचाई होती है, कहते हैं यार आजकल पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं, ऐसा तो नहीं साथ वाला आपका? अब्दुल्ला, ये ना इस सेक्शन का बाहर नाम लिख के लगवा दो कॉलेज के बाहर, और ऊपर लिखो कार्ड पे कि ये वो सेक्शन है जो कल सारी क्लास टेस्ट देगी। इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। वैसे मुझे लग रहा था, ये मैंने दूसरी क्लास वालों को भी बताया कि कल टेस्ट रूम ना छोटा पड़ जाएगा। मुझे ये गुमान है कल टेस्ट रूम छोटा पड़ जाएगा, एहतजाज हो रहा होगा बाहर के टेस्ट रूम बढ़ाओ, टेस्ट रूम बढ़ाओ, टेस्ट रूम बढ़ाओ, छत पे लेके जाओ। कल टेस्ट रूम छोटा पड़ जाएगा। वो हाइब्रिड वाले डालें, आप लोग डालें, और उधर से वो दूसरी क्लास वाले डालें, तो ये करके कोई 300-350 बच्चा अगर एक ही टाइम में पहुंच गया ना टेस्ट देने, कॉलेज वालों को टेंशन पड़ जानी है। तो टेंशन डालनी पड़ेगी आपको। और टीएस वो देखो उसकी जान निकल रही है, चेक करने हैं, हिला के रख दें पूरा सिस्टम, लुट में जा दें टेस्ट दे के। किसने नहीं देना कल टेस्ट? जबरदस्त है यार, सारी क्लास में टेस्ट देना है। अब्दुल्ला 2-3 टीए और रख लो। ओके, अच्छा जी, अब इनके ना टैक्स रेट देखें क्या है। इनके ना टैक्स रेट डिफरेंट है। अगर आपने सिक्योरिटीज कब खरीदी हैं? 1 जुलाई 16 के बाद, सही है? तो आपके लिए टैक्स रेट क्या है जी? 12.5%। डन भाई। मुझे एक बात याद कराना क्लास के बाद, वो बात क्या, वो मैंने अभी सबके सामने नहीं बता सकता, ठीक है? लेकिन ये याद करा देना कि एक बात थी। अच्छा, अगली बात, चलें आगे। अगली बात मोहतरम ये है कि कुछ शेयर ऐसे हो सकते हैं जो आपने बहुत पुराने खरीदे हैं। वेयर द सिक्योरिटी वॉज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 13, यानी बहुत पुराने। तो फिर कितने % टैक्स रेट है? 0% टैक्स रेट है। कितने % टैक्स रेट है? 0%। येलो वाली बात मैंने येलो में आपके सामने रख दी, और स्काई ब्लू वाली बात मैंने स्काई ब्लू में आपके सामने रख दी। स्काई ब्लू के ना इधर देखें जरा, अब देखें, ऐसे ऊपर नहीं देखना आपने, यानी कि स्काई ब्लू के ऊपर नहीं देखना, ये कंफ्यूज करेगा आप। यानी कि ये मत देखें कि ये 0 है तो इधर क्या लिखा हुआ है, ये 0 है तो इधर क्या लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। बस सादा सी बात याद रख लें, आपने ना इसको घर में ऐसे देखना है 0% को। अगर 0% को घर में ऐसे को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि लॉ मेकर ने ना बड़े अजीब और बोंगे तरीके से टेबल बनाया हुआ है। इसलिए आपने 0% को घर में कैसे देखना है? बस ऐसे देखना है, और ऐसे देख के आपने रिलैक्स कर लेना है। यानी अम्मी पूछें क्या होगा, अब अम्मी बस ऐसे। अब जैसे ही आप ऊपर जाने लगेंगे, ऊपर से ऐसे पड़ेगी आपको, तो ऊपर नहीं आपने जाना, आपने बस ऐसे देखना है इसको, ठीक है? वापस आ जाए, सीए करें। नो न्यू नोटिफिकेशन, हद होगी यार, पूरे दिन आप ही व्हाट्सएप खोल के बैठे रहते हैं, कुछ आता ही नहीं यार, हद होगी यार, क्या हो गया यार? अच्छा, फारग करें इसको। कौन कौन आ जाने इंस्टॉल करेगा? सुभान अल्लाह। आगे चलें जी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 16। सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 16। क्या आपको फीलिंग आ रही है कि इसकी बात हो रही है? बिफोर 1 जुलाई 16 सिक्योरिटीज एक्वायर्ड, हाथ को इधर रख के, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 16। फील करें जरा, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 16। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। असल में इधर क्या लफ्ज होना चाहिए था, आप मुझे बताएं। बोले बोले बोले। बिटवीन 1 जुलाई 13 और 1 जुलाई। क्यों इधर ये होना चाहिए था? क्योंकि सवाल के अंदर आखिरी जो लाइन है इस डब्बे के अंदर, वो बता रही है कि 1 जुलाई 13 वालों से का रेट से पहले वालों का रेट कितने % है। तो जब 1 जुलाई 13 से पहले वालों का रेट 0% है, तो ये 1 जुलाई 16 से पहले वालों से मुराद 1 जुलाई 13 से 1 जुलाई 16 के दरमियान वाले होंगे ना। दोबारा कहता हूं मैं, क्योंकि आखिरी लाइन कह रही है ना 1 जुलाई 13 से पहले वालों का रेट कितने % है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, फिर 1 जुलाई 16 से पहले वाले वही बचेंगे जो 1 जुलाई 13 के बाद से लेके 1 जुलाई 16 के दरमियान होंगे। लेकिन पेपर में मजबूरन ये टेबल इसी तरह दिया गया होगा, इसको हम तराश तराश पेपर में नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए जहन में रख लें कि इसको लाइन डाल के ये कौन सी तारीख बन रही है, 1 जुलाई 13 से 1 जुलाई 16 के दरमियान वाली। अच्छा, इसको अब क्या करूं, ग्रीन से हाईलाइट कर लूं। ये कौन से हैं, ओल्ड हैं, न्यू हैं या वेरी ओल्ड हैं? इसके लिए कौन सा वाला रूल है? ये वाला। अब सारी चीजें लिंक हो गई, स्काई ब्लू, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो। अब क्या पढ़ने वाला रह गया? ग्रीन। ये जो शेयर है ना, इनमें आपने देखना होता है, अगर 12 महीने के अंदर अंदर बेचे तो 15% टैक्स लगेगा, अगर 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर अंदर तो 12.5% टैक्स लगेगा, और अगर 24 महीने के बाद बेचे तो 7.5% लगेगा।
इस लाइन को काट दें, इस लाइन को काट दें, चलें हमेशा के लिए। अच्छा, अब मैं आपको क्या कराने लगा हूं, अब इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब आप लोग एक सेकंड के लिए नीचे देखें, फिर मैं आपको एक कहूँगा आंखें खोलने को। अभी 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 नीचे 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 नीचे, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। अब ये जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तो अब आप मुझे टैक्स कैलकुलेट कर दें इस डेटे का। चलें, यू हैव 30 सेकेंड्स। ये एक छोटा सा सवाल है, टैक्स कैलकुलेट कर दें इस बंदे का। ये जो कभी आना कभी ना आना ना, ये सीए में इससे चक्कर ना रखें, कोई फायदा नहीं होगा आपको। जल्दी करें। दाएं में देख रहे हैं या टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं? टैक्स कैलकुलेट करें, कर लिया, वेल डन। अच्छा यार, ये जो पुराना, नया और बहुत पुराना, ये पता है आपने कल कैसे डिसाइड करना है? ये आपने सिर्फ यहां पे नजरें रख के डिसाइड करना है। तो पहले जरा इस डेटे को नजरों से क्या कर दें, ओझल कर दें। इस डेटे को छोड़ें और मुझे बताएं, मैंने 1 जुलाई 10 को कोई शेयर खरीदे हैं, तो ये कौन से हैं? वेरी ओल्ड। और ये कौन से हैं? ये कौन से हैं? 1 जुलाई, ये बिटवीन वाली कैटेगरी है ना, तो ये ओल्ड हैं या न्यू हैं? ओल्ड हैं। ये वो होंगे जो बोसीदा हो चुके होंगे, फरनाइल की स्मेल आ रही होगी। ये वो होंगे जो खस्ता तो नहीं होंगे, कड़च कड़च की आवाज तो नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी इधर अच्छे नोट होंगे। तो ये 2 किस्म की कैटेगरीज हो गई। डन। अब इसके बाद मुझे बता दें, जो वेरी ओल्ड है उसके लिए हमने कौन सा कलर यूज किया है? ब्लू वाला कलर यूज किया है, तो स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। वेरी ओल्ड के लिए रेट क्या है बोलें? 0%। तो 0% लगाएं 10,000 पे, 10,000 इंटू 0%, टैक्स कितना आ गया? 0। अच्छा, आगे कौन से हैं? ओल्ड। ओल्ड में ना एक चीज देखनी होती है, ओल्ड में देखना होता है कि 12 महीने के अंदर अंदर बेचे हैं, 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर बेचे हैं, या 24 महीने के बाद बेचे हैं। जरा देखें, 12 महीने के अंदर अंदर बेचे हैं? नहीं। 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर बेचे हैं? नहीं। 24 महीने बनते हैं 2 साल, ये तो 2 साल के बाद बेचे हैं। इस बुनियाद पे बता दें इन पे कौन सा रेट लगेगा? 900। और टोटल टैक्स इनका कितना बन गया? 900। नोट कर लें आप। कितने लोगों ने यही निकाला था? ओके, भाईजान इधर आ जाना यार, कैलकुलेटर पड़ा हुआ साइड पे कर दो थोड़ा सा। भाई मुझे लगता है आप छुट्टी करते हैं कभी कभी। ना कर यार, ऐसे ना कर। नहीं नहीं, पहले साल पूरा माइनस करने की कोशिश करेंगे, ना हो सका फिर दूसरे साल, ना हो सका फिर तीसरे साल। छुट्टी की थी कल? क्यों? मर्जी है अब्दुलरहमान भाई। Okay. So that was all about this table. ये टेबल पेपर में गिवन होगा, साथ में लेके जाना आपने। ओके कल का होमवर्क डिस्कस करेंगे अभी। अब ये रह गया, ये कल करेंगे।
और ये रह गया है, ये भी कल करेंगे। तो कल तैयार होकर आइएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर हमने शुरू करना है। जो सैटरडे को छुट्टी करने वाले शहजादे बैठे हुए हैं ना, वो तैयार होकर आइएगा। अब आप निकाल लें पेज नंबर 234, 234। और जिनकी किताबों में ये सफ़ा नहीं है वो बच्चे मुझे आइडेंटिफाई करके दें, आपके दाएं बाएं अगर बैठे हुए हैं, दे आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड बुक। चलें जी, थोड़ा सा रिवाइज करें ये चैप्टर अभी तक जो हमने पढ़ा है। भाईजान एक है आपकी नॉर्मल टैक्स रेजीम और एक है आपकी सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, इस चैप्टर में दो चीज़ें सेपरेट ब्लॉक थी, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ में हमने 6-7 चीज़ें देखी आती हैं और फिर उसमें डेट सिक्योरिटीज़ भी आती हैं और डेट सिक्योरिटीज़ में भी आगे 10-12 चीज़ें। तो सिक्योरिटीज़ तो एक काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। और इस चैप्टर में डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर का बेचना भी कल पढ़ा था। अच्छा, और इस चैप्टर में नॉर्मल टैक्स रेजीम भी है। अच्छा, ये जो नॉर्मल टैक्स रेजीम है ये तो मोहतरम इसका है सेक्शन 37 और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ का है सेक्शन 37A और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी सेक्शन 37 है, लेकिन सेक्शन 37 के आगे आप जाके देखें 3A, इसको कहते हैं सब सेक्शन। सेक्शन है 37, उसका सब सेक्शन है 3A। अच्छा, सबसे पहली बात, इनको सेपरेट ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लिए अलग टेबल है। सिक्योरिटीज का टेबल अभी बहुत ज्यादा रुल के ख्वार होके हमने समझा, और कल एक टेबल था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रुले और ख्वार हुए बगैर बड़ी आसानी से समझ आ गया। ओके, अब कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है जरा बताएं मुझे। शेयर्स ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर ब्ला 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 हेल्ड बाय बंदा और हिज बीवी बच्चे। डन। यार ये जो है ना, ये आपको पता है अगर ये बेचें और इनके बेचने पे आ जाए गेन और होल्डिंग पीरियड हो 1 साल से, तो गेन को कितने % से मल्टीप्लाई करना है? 70। ऐसा कोई तस्वुर सिक्योरिटीज में नहीं है, ऐसी कोई तस्वुरबाजी सिक्योरिटीज में नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटीज में आता क्या है भाई? बहुत कुछ आता है। रेफर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, वो जो अभी रूल के डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, रेफर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ पीटीसी, ब्ला 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 बिल्ला। नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी फैक्टर। गेन को 75% सस्टेन करना सिर्फ किस में है? प्राइवेट कंपनी के गेन में और ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह के गेन में। ओके गाय। अच्छा, अगली बात, ये बात जो है ना कल मैंने आपसे खुल के नहीं की थी, आज ये बात मैं आपसे खुला के करने लगा हूं कि मैंने आपको कहा था इसमें आएगा घर का बेचना। इसमें क्या आएगा? घर का बेचना। लेकिन आज मैं आपको बताने लगा हूं कि इसमें सिर्फ घर का बेचना नहीं आएगा, जिंदगी में और भी आपको ना इमूवेबल चीजें नजर आएंगी। वो कौन सी हैं? नवाज शरीफ जहन में लाएं। आ गया जहन में? अच्छा, ये नवाज शरीफ का घर है, जाती उम्रा, ठीक है, जाके उम्रा करें, जाती उम्रा। अच्छा, ये जाती उम्रा हो गया, ये नवाज शरीफ का घर हो गया। अच्छा, ये क्या है? ये ना कोई प्लॉट है। ये क्या है जी? प्लॉट है। ये नवाज शरीफ का क्या है? घर है। ये क्या है? प्लॉट है। प्लॉट पे झाड़ियां छाड़ियां उगी हुई हैं। क्लियर? तो आपने सुना होगा अक्सर लोग प्लॉट खरीद के भी बेचते हैं, सुना होगा। देखें साथ वाला भी कभी कभी प्लॉट खरीद के बेचता है। प्लॉट एक बंदा साथ वाले को ये कह रहा है। अच्छा, तो प्लॉट खरीद के भी लोग बेचते हैं। डन। अच्छा, ये स्टील का बिजनेस है नवाज शरीफ का, इनके अब्बू का था पहले। ये स्टील का बिजनेस है नवाज शरीफ का, ठीक है जी। ये जो स्टील का बिजनेस है नवाज शरीफ का, तो ये स्टील के बिजनेस में इनकी बिल्डिंग होगी जहां पे स्टील बनता होगा, और ये उसकी क्या होगी? ये उसकी क्या होगी? लैंड होगी। तो मोहतरम, ये जो मैंने काले में चीजें रखी है ना आपके लिए, क्योंकि काले में जो चीजें रखी है ना, काले में, ये सारी की सारी इमूवेबल हैं। आप कहेंगे ये ब्राउन वाली भी तो इमूवेबल है। हाँ, ये भी इमूवेबल है, लेकिन ये बिजनेस में बिल्डिंग यूज हो रही है, तो इसको हम बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे। तो 3 चीजें एक बंदे की ऐसी हैं जो कि इस चैप्टर में फॉल करेंगी। कोई बंदा पाकिस्तान में अपना घर बेच दे, कोई बंदा पाकिस्तान में अपना प्लॉट बेच दे, कोई बंदा पाकिस्तान में बिजनेस के अंदर कारोबार कर रहा था, चीजें खरीद के बेच रहा था, स्टील खरीद के बेच रहा था, उसकी जो नीचे वाली लैंड है वो बेच दे,
तो ये तीन चीजें फॉल करेंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इस चैप्टर में। बाकी जो ब्राउन वाली चीज है इसको अभी फारिग करें, इसको किसी और चैप्टर में देखेंगे। डन हो गया। अब ये तीन चीजें पढ़ लें। कोई बंदा अपना क्या बेच दे, घर बेच दे, तो हमारे चैप्टर में इसको क्या कहा जाएगा, इसने क्या बेच दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई बंदा अपना, तो हमारे चैप्टर में इसको क्या कहा जाएगा, उसने क्या बेच दी, इमूवेबल। कोई बंदा लैंड यूज्ड इन, यानी बिजनेस है उसका, जनरल स्टोर है उसका, लेकिन नीचे उसके क्या है, ऊपर दुकान खड़ी हुई है, नीचे क्या है, वो वाली लैंड बेच दे, तो ये भी किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन में। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी नहीं पढ़ना, ये जरा कंफ्यूज करेगा। तो बता दीजिए कितनी चीजों का बेचना इनकम कैपिटल गेन में जाएगा। तीन, हाउस, ओपन प्लॉट, प्लॉट ओपन प्लॉट ही होता है ना, प्लॉट ओपन प्लॉट, और तीसरा लैंड, बिजनेस वाली लैंड या बिजनेस वाली बिल्डिंग भी, बिजनेस वाली लैंड। चौथी चीज कोई है उसको मैं बाद में देखूंगा। अच्छा ये क्या है यार, ये कल पढ़ा था, गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। इधर आपको शायद याद आ रहा हो, आपके साथ वाले शहजादे जिगर को याद आ रहा हो, गुजर गया। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल के अंदर अंदर पूरा गेन, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर 25%, 4 साल के बाद 4 साल के बाद 4 साल के बाद, बस यहां पे हमारी करारी रुक गई। तो गेन कितना टैक्सेबल होगा, 0। तो इधर 75% वाला चक्कर है या 75, 50 और 25 वाला, तो इधर असल में ना 75% वाला चक्कर कोई नहीं है, इधर जो चक्कर है ना वो चक्कर ही है पूरा। इधर या तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच दें, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच दें, हाँ। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच दें तो 100% टैक्सेबल होगा। अगर आप 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर बेच दें तो 75%, वरना 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 तो ये अगर आपने साथ वाले की किताब पे नोट करना तो कर लें, लेकिन 75% वाला चक्कर सिर्फ यहां पे है, और यहां पे चक्रो चक्कर हैं, चक्री, और यहां पे कोई चक्कर नहीं है। ये बहुत शरीफ है शेखुपुरा, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी फैक्टर। गेन को मल्टीप्लाई करेंगे, मुराद यही है, गेन को मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। जी बिल्कुल, प्लॉट और ओपन प्लॉट सेम चीज है, जैसे स्काई और ओपन स्काई। ओके, वैसे ही थोड़ा सा जरा गपशप लगा लेता हूँ, इससे आप लोग बनाते हैं। अच्छा अब जी बस ठीक है, बस प्रॉपर्टी वाला सवाल करते हैं और काम ओवर करते हैं। क्वेश्चन 1 जरा कर दें इसका। हाँ पूछो। हाँ, गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 75%, ये वाला आपके इस्तेमाल में हो या आपके बीवी बच्चों के इस्तेमाल में हो, ये कैपिटल एसेट हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग आपके या आपके बीवी बच्चों के इस्तेमाल में हो तो कैपिटल एसेट हैं। अगला सवाल निकालें, क्वेश्चन 1। जी बताएं भाई। डिस्कस एसेट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट्स फॉर पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। तो कैपिटल गेन के चैप्टर में कैपिटल गेन निकालते हुए कौन से कैपिटल एसेट्स हैं या कौन से नहीं है, कौन से नहीं है। तो कौन सा बटन दबाऊं मैं, कीबोर्ड पे कौन सा बटन दबाऊं, F1 से हेल्प आ जाएगी, Alt F4 से बंद हो जाएगा, कंट्रोल होम, कंट्रोल होम, ठीक है। चलें जी, मतलब ये कि पहले सफे पे आ गए हम, कोई वो वाला होम सोच रहा हो, घर वाला। अच्छा जी, तो कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है भाईजान। वैसे दूसरी क्लास वालों ने लड़ाई डाल दी थी कि हम यहां तक लिख के आएंगे, लेकिन मैंने कहा था यार यहां तक अगर लिख दो तो भी खैर है, कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है, यहां तक लिख दो बेहतर है। तो वैसे यहां तक भी लिखते तो आप काफी हैं, लेकिन मेरा ये राय है कि आप यहां तक पूरा लिख के आए, क्योंकि ये वाले तो कैपिटल एसेट है ना। हाउएवर से आगे वो पूछ रहे कौन से कैपिटल एसेट नहीं है, तो हाउएवर डाल के बताएं कि बीच में ये वाले हैं यार, कोई मसला नहीं, यहां तक लिखें, खैर है। तो ये कितने नंबर का सवाल था, 5 नंबर का, पूरा लिख के आए। ओके निकालें जी सवाल, चैप्टर 9
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, Amiruddin has recently constructed an office complex का शिकार हो गया है, has recently constructed an office complex for the purpose of letting out, ताकि उसको किस पे दे, किराए पे दे। चेहरा शरीफ अब साथ वाले का उधर ऊपर मुतवज्जे कर दें उसे कि भाई बेटा सीए करो। As per the terms and conditions, Mr. Amiruddin is also entitled to a signing amount which is non-refundable। अब ये दोनों जो लफ्ज़ हैं हमारे लिए इस तरह नए हैं जैसे हमारे लिए तुर्कमानिस्तान एक नई जगह है। ये दोनों लफ्ज़ हमारे लिए नए हैं। साइनिंग अमाउंट विच इज नॉन रिफंडेबल। पेज निकालें जल्दी, पेज 218। अच्छा, नीचे जाके हमने देखा तो साइनिंग अमाउंट का मतलब उसने लिखा हुआ था नॉन एडजस्टेबल, और नॉन एडजस्टेबल हमें पता है सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 16। सेक्शन 16, सेक्शन 16 में मैंने कहा था वो जो पैसे आते हैं ना आपको एडवांस में, वो आपके एडजस्ट नहीं होते रेंट से। यानी वो जो आपको याद है पुराना किराएदार 6 लाख लाया था, नया किराएदार 9 लाख लाया था, तो वो 6 लाख जो पुराना किराएदार लाया था उसकी वजह से किराए में हमने कमी नहीं की थी, इसलिए इसको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कहते हैं। लेकिन एक मुश्किल सा नाम इसका क्या है, साइनिंग अमाउंट। लेकिन अब ये आईकैप नाम यूज नहीं करता साइनिंग अमाउंट, ये आज से 19 साल पहले इसने ये नाम यूज किया था 2003 में, वो दिन और आज का दिन। आईकैप ने कभी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया साइनिंग अमाउंट, अब एक ही लफ्ज यूज करता है, डेट इज नॉन एडजस्टेबल। अच्छा, ये जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूं, इधर है ना, ये जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूं, ये चीज बड़ी अजीब है। ये चीज तो हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर धजियां बखेर देती है। कहते हैं ये अमाउंट क्या है, नॉन रिफंडेबल का क्या मतलब है कि पुराना किराएदार ने कितना दिया था, 6 लाख, और पुराने किराएदार को जब छोड़ के जा रहा था हमने 6 लाख रिफंड कर दिया था या नहीं किया था, कर दिया था, और नए से पकड़ा था 9 लाख, और अगर वो भी छोड़ के चला जाता उसको भी 9 लाख वापस कर देते। तो इस अमाउंट की खासियत क्या बताई थी जो लोग क्लास में हैं कि ये अमाउंट रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल है। अब आज से 19 साल पहले आईकैप ने गलती से लिख दिया था ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। अब नॉन रिफंडेबल की खास तौर पे लॉ में कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं चाहे अमाउंट रिफंडेबल हो नॉन रिफंडेबल हो उस चक्कर में ना जाओ। इसका नाम जब नॉन एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल ये होता है कि इसकी वजह से किराया कम नहीं होगा। नॉन एडजस्टेबल का तो ये मतलब है कि इसकी वजह से किराए में कमी नहीं आएगी। अच्छा, नॉन रिफंडेबल क्या है, नॉन रिफंडेबल ये है कि ये अमाउंट जब आप वापस जा रहे होंगे आपको वापस नहीं मिलेगी। तो बहरहाल भाई छोड़ें इस चक्कर को, नॉन रिफंडेबल भी होना अमाउंट तो आप उसे 10 से ही डिवाइड कर दीजिएगा, इस चक्कर में ना जाइएगा। तो ये अजीब सी बात थी जो 19 साल पहले हुई, उसके बाद कभी भी नहीं हुई। जहन में अपना बिल्कुल रखें आप कि ये अमाउंट रिफंडेबल ही होती है। ऐसी ही अजीब सी बात है कि ये अमाउंट किसके तौर पर आ रही है, बोलें नॉन रिफंडेबल के तौर पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो 1 लाख को किससे डिवाइड करूंगा, 10 से। जो हम किसके साथ सलूक करते थे, बोलें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के साथ, वही सलूक इसके साथ करेंगे। डन, आगे चलें। फॉर द टैक्स ईयर 2008 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब हमने डेटा में से क्या क्या अलग करना है, पाया और खोया। अब याद आएगा, पाया और खोया अलग अलग करना है। कराया आया, कराया आया, ये तो पाया हो गया ना। अच्छा, कराया आना था लेकिन झंडी करा गया, आना था नहीं आया, बोले आना था नहीं आया। कितनी बातें की आपने, 2 तो लफ्ज़ है ना 4 बातें कितनी की, 2। आना था नहीं आया, 2 ड्यू, अगरचे आना था, इसको मैं डालूंगा इनकम में, लेकिन नहीं आया इसे मैं डालूंगा खर्चे में। अब आप लोग परेशान होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनकम में भी डाल रहे हैं खर्चे में भी डाल रहे हैं। तो मोहतरम ये बैड डेट है, ये खर्चे में डल ही नहीं सकता जब तक के इनकम में ना डल जाए। असल में होता यह है कि जब हम घर किराए पे देते हैं ना तो हमें किराया मिलने की उम्मीद होती है, तो हम खुशी में डाल देते हैं इनकम में। लेकिन साल के एंड पे जब कंफर्म होता है कि वो बंदा नहीं आ रहा तो हम इनकम को खत्म करने के लिए उसे किधर डाल देते हैं, खर्चे में। इससे ओवरऑल इफेक्ट निल हो जाता है, यानी वो पैसे इनकम में डाले, बाद में ख्याल आया यार मैंने तो गलती से इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, इनकम उल्टाने की बजाय हम किस में डाल देंगे, खर्चे में डाल देंगे। तो ये ना 2 अलग बातें हैं, एक बट से पहले है एक बट के बाद है। आपको पता है बटों को नहीं छेड़ना होता, एक बट से पहले है एक बट के बाद है। बट से पहले क्या लिखा हुआ है,
अगरचे आना था, तो हमें खुश होने दो। अगरचे आना था लेकिन नहीं आया, तो हमें गमगीन होने दो। इसको आपने इस तरह टेकअप करना है। अच्छा, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो है ना, मैं कल दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी थ्योरी पढ़ा के। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक बात आपको कॉन्फ्लिक्ट करती हुई नजर आएगी जो मैंने अभी बात समझाई है उससे। इसलिए इसकी जो बैड डेट की थ्योरी की 3 शराइत है ना, वो भी आज आपने जाके नहीं पढ़नी, वो मैं कल पढ़ के लिंक करवाऊंगा। फिलहाल इन 2 बातों का मतलब लिखने, आना था लेकिन नहीं आया। दो ड्यू का क्या मतलब होता है? अगरचे मिलना था, ड्यू होता है रिसीवेबल। ड्यू का मतलब अंग्रेज बोलते हैं रिसीवेबल। 2 रिसीवेबल मिलना था लेकिन नहीं मिला। सर आप रिसीवेबल को क्यों इनकम में डाल रहे हैं? 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 भाईजान पढ़ें पहला चैप्टर, पहला सफा, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को इनकम में डालना है। सर आप खर्चे में क्यों डाल रहे हैं? खर्चे में क्यों डाल रहे हैं? इसलिए खर्चे में मैं डाल रहा हूं कि आगे उसने लिखा हुआ है ए रिकवरेबल। तो ये रिकवरेबल का क्या मतलब है? खुशी खत्म हो गई या खुशी बरकरार रही? खुशी खत्म हो गई। इस वजह से मैं इसे किस में डालूंगा? खर्चे में डालूंगा। ओके, आगे चलें, आगे चलें। साइनिंग अमाउंट आ रही है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। 1 लाख को भी थोड़ी देर में किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। फायर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी जी, फायर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, इससे कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल सेस, ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सी, लॉयर फीस फॉर केस टू रिकवर रेंट। रेंट रिकवरी के लिए मैंने लॉयर को फीस दी है, भाईजान तू ही मेरा रेंट रिकवर करा दे, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सका। लॉयर फीस, इधर देखें पॉइंट नंबर आए, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई भी सूट जो कि डील करता हो प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी से ही डील करते हैं ना ये केस। ये कौन सा पॉइंट है? आए, सैलरी ऑफ केयर टेकर हु कलेक्ट महीने का रेंट, ये कौन सा पॉइंट है? कलेक्शन चार्जेस हैं। केयर टेकर वो बंदा जो कि रेंट कलेक्ट करता है। ये ब्लैक शर्ट को उठाएं, हेड्स डाउन किए उन्होंने। कौन सा पॉइंट है? एच, इंश्योरेंस। ये साथ साथ लिख रहे हैं, सिर्फ शो देख रहे हैं? शो देख रहे हैं तो शो ये भी बोलें, जो कर रहे हैं वो बोलें। शो देख रहे हैं या लिख रहे हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 या ए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इसी जगह क्या माइनस करेंगे? रिपेयर अलाउंस। चलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस, कितना रिसीव? 11 लाख। कितना रिसीवेबल? तो मैंने कहा था रिसीव एंड रिसीवेबल दोनों इनकम में डालेंगे, तो रिसीव एंड रिसीवेबल दोनों इनकम में डालें। 1150 प्लस 50,000 जी, 12 लाख। इनकम में कौन कौन सा डालने? रिसीव एंड रिसीवेबल। अब इधर ही नहीं, बट ये पैसे नहीं आ सके, लेस में जाके पहली लाइन तो खाली छोड़ देना। रिपेयर अलाउंस को हमने प्रोटोकॉल देना होता है, तो पहली लाइन उसके लिए छोड़ दें। तो मैंने कहा इसे इनकम में भी डालें, खर्चे में भी डालें। इस पर इंशाल्लाह कल दोबारा बात कर लेंगे। 50,000 क्लियर। आगे साइनिंग अमाउंट कितनी आई है? 1 लाख। पूरी इनकम में डालें या 10 से डिवाइड करें? साथ साथ नोट कर लें। साइनिंग अमाउंट, या जिसे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी कहते हैं, कितनी आई? 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10,000। क्लियर। अच्छा, ये आधा न्यूमेरिकल आपका सही हो जाता है घर में? आधा यानी 8 में से कोई 4 बातें सही हो जाती हैं। यार आप तो अभी आईकैप के लेवल पे पहुंच गए हैं। ये तो आईकैप उस बंदे से एक्सपेक्ट करे आधा न्यूमेरिकल सही हो जो छुट्टियों में पढ़ चुका है, सारी रिवीजन कर चुका है, और आप पहली दफा में आधे पे पहुंचे हुए हैं। जबरदस्त है यार। अच्छा जी, आगे चलें। मतलब यार कहने का ये होता है कि सवाल में एक एडजस्टमेंट समझ ना आ रही हो तो आप ऐसे परेशान होकर लाइब्रेरी में बैठ के रो रहे होते हैं कि 4 बंदे आपको चुप करा रहे होते हैं। आप कहते हैं नहीं मैंने 100 नंबर लेने हैं, फिर वो हौसला देते हैं 50 वाला पास है। तो भाईजान न्यूमेरिकल में 1-2 एडजस्टमेंट अगर खराब हो जाएं, जो कि होती रहेंगी आखिरी दिन तक, इसका कोई हल नहीं है आपके पास, ना मेरे पास, इसका कोई हल नहीं है। आपने 80% 90% मार्क्स नहीं लेने, आपने सिर्फ जो है 50% मार्क्स लेने हैं। तो अगर आधा न्यूमेरिकल आपका अभी हो रहा है तो मैं तो आपकी तारीफ में क्या। अच्छा जी, बंदे आ गए हैं, क्या क्या करना है? अच्छा वैसे ही आए हैं। अच्छा, फायर टैक्स कितना है जी?
अच्छा यहाँ पे टोटल करके रिपेयर अलाउंस निकाल लें। ओहो 1210 इंटू 1/24 डन। आगे चलें, बस ये तो सीधे सीधे माइनस करने हैं आप। फायर टैक्स कितने हैं? आगे लॉयर फी, आगे कलेक्शन, लोअर ऑफ एक्चुअल कितने हैं, या 4% ऑफ, ये ऑब्वियसली यही लोअर आएगा। कितना हो गया? ये वाला लोअर नहीं, यही वाला लोअर आएगा 46,000। और आखिरी चीज पढ़ें, इधर देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम जो के मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का 1% है, या ये मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है? ये 1% लगाया है। कहते हैं जो मार्केट में कीमत है ना मेरी प्रॉपर्टी की, उसका 1% मेरे से मांगती है इंश्योरेंस कंपनी, और ये वो 1% है। इसको कुछ नहीं करना, इसको 1% से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। अगर ये बीइंग का लफ्ज का मतलब बताएं, बीइंग का लफ्ज का मतलब ये है इंश्योरेंस प्रीमियम जो के 1% है प्रॉपर्टी की कीमत का, तो इसका मतलब है ये 1% खुद है, ना कि इस पे 1% लगाना है। अगर लिखा होता ना फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज 2 करोड़ 3 करोड़, फिर उस पर हम क्या लगाते हैं? 1%। ये प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है या फेयर वैल्यू का 1% लगाया है? तो एज इट इज उठा लें या कुछ छेड़ छूड़ के उठाएं? एज इट इज उठा लें, कुछ नहीं कहेगा। हिम्मत करें, 2-3 लोग आए, उठाएं एज इट इज। इंश्योरेंस प्रीमियम $602 रिपेयर अलाउंस कर दिया हुआ ऊपर, उधर ही रखो कैमरा। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, उधर नजर आता रहे।